बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 15 जून और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने लाहौर से रखते हैं, जहां हमारे पास एक अच्छी खबर है आपके लिए कि इमरान रियाज साहब को दोनों केसेस में डिस्चार्ज कर दिया गया है, मतलब कि बाइज्जत बरी कर दिया गया है और वो रिहा होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। अब आप याद कीजिए, पिछले से पिछले वीलॉग में जो मैंने इस खबर पर तफसीली तज्जिया दिया था और मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह अगले एक दो दिन के अंदर अंदर इमरान रियाज साहब को रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सारा मसला बजट का है और इमरान रियाज की जो एक ख्वाहिश थी, वो हज करना चाहते थे, जो उनका आइनी हक भी था, कानूनी हक भी था, मजहबी हक भी था, और उसको इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने अदालतों के दरवाजे भी खटखटाए, तमाम कानूनी उन्होंने चाराजोई की और जो कुछ उनकी वसातत में था वो उन्होंने किया और उनका हक था कि उनको हज पर जाने दिया जाता। लेकिन मौजूदा रजीम ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया और इस सारे मामले को इस्तेमाल किया कि एक तरफ बजट पेश हो रहा है तो एक सेकेंडरी इशू मीडिया के अंदर खड़ा कर दिया जाए और इसी पर डिबेट हो और किसी और चीज़ पर डिबेट ना हो। तो फिर आप याद कीजिए कि किस तरीके से एक के पहले एयरपोर्ट के ऊपर किस तरीके से एहराम के अंदर गिरफ्तारी उनकी की गई, उनसे बदतमीज़ी की गई जो कि नहीं की जानी चाहिए थी। उनके पास अदालत का ऑर्डर था, उन्हें हज पर जाने देना चाहिए था, नहीं जाने दिया गया। और वहाँ पर कितना बड़ा मौजूदा रजीम ने ड्रामा रचाया, जैसे इमरान रियाज कोई कातिल हों, कोई दहशतगर्द हों, कोई रियासत के ख़िलाफ़ काम किया हो। कितने वहाँ पर लोग, हालांकि अगर उन्हें पकड़ना था तो एयरपोर्ट के अंदर से पकड़ लेते, जहाँ पर पासपोर्ट कंट्रोल होता है, जहाँ कोई लोग नहीं होते, जहाँ मूवी नहीं बन सकती, जहाँ ये सब कुछ जो वीडियो फिल्मिंग नहीं हो सकती। लेकिन बाहर जानबूझ के जहाँ पर सैकड़ों लोग होते हैं अपने अजीज़ों को छोड़ने के लिए, उस जगह के ऊपर पकड़ा गया ताकि वीडियो फुटेज बन सके, वो फैलाई जा सके, खौफ व हरास फैलाया जा सके। उसके बाद इमरान रियाज को एक केस के अंदर धर लिया गया, उसमें से डिस्चार्ज हुए तो फिर अदालत के अंदर जिस तरीके से उन्हें पकड़ा गया जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म किया, उन्होंने सहाफ़ियों को धक्के मार कुटाई, पकड़ा गया और उसके बाद जैसे ही अदालत में गए, अदालत ने उस केस से भी डिस्चार्ज कर दिया गया। और ऐसे जो एक तूफान बरपा था चाय की प्याली में, वो एकदम से थम गया, एकदम से सब कुछ खत्म हो गया। कोई तीसरा पर्चा, अल्लाह का शुक्र है, सामने नहीं आया। कोई बड़ा जुर्म जो इमरान रियाज ने किया था वो सामने नहीं आया। और जो एक तूफान बर्पा कर रखा था सिर्फ उनकी ख्वाहिश पे कि उन्होंने हज करने जाना है, जो कि उनका बुनियादी हक था, उसके ऊपर जो पिछले 3-4 दिन से तूफान बर्पा किया हुआ था कि इमरान रियाज साहब को इस तरह से गिरफ्तार करना है जैसे खुदा न खास्ता उसामा बिन लादेन है वो, और पूरी दुनिया की सिक्योरिटी फोर्सेस उनके पीछे लगी हुई हैं, और इस तरीके से वावेला मचाया गया, वो हमने आपको पिछले से पिछले वीलॉग में बताया था कि ये मौजूदा रजीम ने इस सारे काम को इस्तेमाल किया है कि बजट के ऐन मौके पर एक सेकेंडरी इशू खड़ा किया जाए ताकि आवाम की सारी तवज्जो उस तरफ हो और सिर्फ उस चीज़ के ऊपर बहस हो। वरना आप सोचिए, अगर मौजूदा रजीम ने ये सब कुछ ना करना होता तो उन्हें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत से, आप सोचिए, इजाज़त मिलती तो मिलती कैसे। आप सबको पता है किसी भी और अदालत से इजाज़त मिल सकती थी हज पे जाने की, जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत से वो इजाज़त कैसे मिली। बाद के 2 जजेस उनके साथ तो मियाँ गुल औरंगज़ेब भी थे, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब भी, चलें उसकी समझ आती है कि एक एक से डिवाइड होता, इसलिए जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने मजबूरन ये फैसला दे दिया होगा। लेकिन पहला फैसला उन्होंने अकेले दिया, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने वो फैसला कैसे होने दिया। तो ये जैसे ही जाहिर है, इमरान रियाज तो बेचारे हज करना जाना चाहते थे, उनका ये एक, पिछले साल भी जाना चाहते थे, नहीं जा सके, इस साल भी जाना चाहते थे, वो तो अपना एक मजहबी फरीज़ा पूरा करना चाहते थे। लेकिन इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया, वो जो एक अपॉर्चुनिटी इनको बनती हुई नज़र आई, इस्तेमाल किया और बजट के एंड टाइम पर इसे एक सेकेंडरी इशू के तौर पर इस्तेमाल किया गया। बजट पेश हो गया, काम ख़त्म हो गया। आप देखिए कि 2-4 दिन से जो एक पूरी हवा बनाई हुई थी वो एकदम से एवेपोरेट हो गई हवा में। अब आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो जो इमरान रियाज पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात थे वो सब टाइम फिश फिश हो गए। अच्छा जी, दूसरी खबर आपके सामने रखते हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मेरे भाई का जो अगवा है उसके ऊपर समाअत हुई। जस्टिस अमजद रफ़ीक बड़े तगड़े जज हैं,
इनकी बहुत अच्छी शोहरत है। पहले भी इन्होंने बग़ैर झुके, बग़ैर डरे बड़े ही मजबूत और तगड़े फैसले किए हैं। इनके सामने केस लगा था। ज़ाहिर है हमारी खुशकिस्मती थी कि एक अच्छे जज के सामने केस लगा। पहले भी इन्होंने 10 जून को इस केस की समाअत की थी और अब आप सोच सकते हैं कि अब 14 जून को दोबारा इनके सामने 4 दिन बाद दोबारा केस लगा था। 10 जून को इन्होंने ऑर्डर दिए थे कुछ पुलिस को। आज जब पुलिस सामने आई और उनसे पूछा गया कि ग़ुलाम शब्बीर गिल साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, उनके बारे में पूछा गया कि उनकी बाजियाबी हुई, उनकी गाड़ी मिली, उनके फ़ोन मिले, पता चला कि उनको किसने कहाँ से अगवा किया, तो पुलिस के जो एएसपी थे उनका नाम अब्दुल्ला था। उन्होंने अपना सा मुंह निकाल कर अदालत को बताया कि हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद अदालत ने कहा कि अच्छा आप ऐसा कीजिए, अपने एसपी को बुलाइए। आपके एसपी कौन है? पता चला कि उनके एसपी जो है उनका नाम अखलाक साहब है और एसपी मॉडल टाउन है। तो उनको बुला लिया गया। उनसे अदालत ने पूछा, उन्होंने कहा जी हमें कोई पता नहीं चला, हम कुछ नहीं कर सके अभी तक। उस पर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने कहा कि 10 तारीख को आपको एक ऑर्डर दिया था, अभी तक आपको पता ही नहीं कि आपने ऑर्डर पूरा करना है। इंतहाई उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बुरा मनाया और साथ ही उन्होंने ऑर्डर्स किए कि एएसपी और एसपी को आईजी फौरी तौर पर सस्पेंड करें, इन्हें सस्पेंशन पर रखें और इनकी जगह पर कोई अच्छा ऑफिसर लगाएं और 21 तारीख को अदालत को आकर बताएं कि जो अगवा हुए हैं ग़ुलाम शब्बीर गिल साहब वो किधर हैं। पता करें कि उन्हें कहाँ से अगवा किया गया, किस किस थाने की हदूद में से उन्हें गुजारा गया और उन्हें कौन लेकर गया, कहाँ रखा हुआ है, उनकी गाड़ी कहाँ है, उनके मोबाइल फ़ोन्स कहाँ हैं। और ये भी हमें बताइए कि ये सारे माजरे में पहले कोताही पुलिस की क्यों हुई है, जो हमने 4-5 दिन दिए उसमें रिपोर्ट क्यों नहीं आई। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मॉडर्न गैजेट्स इस्तेमाल करें और तमाम चीज़ें जो भी टेक्नोलॉजी की आप जियो फेंसिंग और जो भी चीज़ें करते हैं सीडीआर वगैरह वो इस्तेमाल कीजिए और पता कीजिए कि मगवी जो है वो इस वक्त कहाँ है। इस पर जो एसपी अखलाक थे उन्होंने अदालत से मिन्नत समाजत की और अदालत से माफ़ी मांगी अपनी कोताही की और उन्होंने कहा कि एक मौका दे दीजिए, आइंदा हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। अदालत ने उनकी माफ़ी तलाफ़ी पर जो उनके ऑर्डर्स थे सस्पेंशंस के उनको होल्ड कर लिया और उन्हें कहा कि ये एक आखिरी वार्निंग है, 21 तारीख तक परफॉर्मेंस दिखाएं तो आपको हम शाबाश देंगे, परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमें अगवाशुदा बंदा चाहिए और उसके बारे में मालूम करना है कि आपने अभी तक उसके बारे में क्या किया और क्या रिलीफ आपने उनके जो वर्सा है उनको दिया। इसके साथ साथ अजहर मशवानी साहब के दोनों भाइयों के अगवा के केस की भी आज समाअत हुई। उसमें आईजी साहब ने बड़ी ढिठाई के साथ आके माजरत के साथ झूठ बोला और ये कहा कि जी हम इसलिए अजहर मशवानी के दोनों भाइयों का अभी तक पता नहीं लगा सके क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने जो खुफिया कॉल्स रिकॉर्ड करने के, आपको पता ही है वो जो एजेंसीज कॉल्स रिकॉर्ड करती हैं, उसमें जो फैसला दिया है कि कोई भी लोगों के टेलीफोन रिकॉर्ड को हासिल नहीं कर सकता। तो इस वजह से अब हमारी एक्सेस नहीं है सीडीआर तक, अब हमारी जियो फेंसिंग और तमाम टेली कम्युनिकेशन के डाटा तक एक्सेस नहीं है और इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। ये झूठ जैसे ही उन्होंने अदालत में बोला, उसके साथ ही साकिब बशीर साहब जो कि बड़े ही सीनियर और अहम रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद से अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करते हैं, बेहतरीन रिपोर्टर, उन्होंने साथ ही ट्वीट किया और निशानदेही की कि आईजी साहब ने आज लाहौर हाई कोर्ट के सामने बबांगे दोहल झूठ बोला है। हालांकि जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला बिल्कुल ये नहीं है कि पुलिस इस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकती, बल्कि उनका फैसला यह है कि लेजिटिमेट तरीके से एक्सेस करे, ये नहीं कि चुप करके लोगों का डाटा निकाल लें। मसलन अगर पुलिस को ये डाटा चाहिए, फॉर्मली ख़त लिखे, मजाज अथॉरिटी को ख़त लिखे, मजाज अथॉरिटी उसको अलाउ करे और फिर वो डाटा एक्सेस किया जाए। ये ना हो कि जिसकी मर्ज़ी हो वो जहाँ से मर्ज़ी जिसकी मर्ज़ी कॉलें रिकॉर्ड करता फिरे और उसका कोई बैकग्राउंड ना हो कि किसने की है, क्यों की है, वजह क्या है इस डाटा को निकालने का। तो ये जो फैसला था जस्टिस बाबर सत्तार का, इसकी आड़ में आईजी पंजाब जो है वो छुप रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, जो आज साकिब बशीर साहब ने जो है उसको अयां किया है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने, सनम जावेद साहब का 11 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है। जी हाँ, उन्हें गाड़ी के अंदर बिठाकर घुमाया जाता है। इस टाइम वैसे ही 45-46 डिग्री टेम्परेचर होता है, 40 से 45 के दरमियान लाहौर के गिरदोनवा में। और जब उस लोहे की वैन में जिसमें पंखा भी नहीं लगा, उसके अंदर आप सोचिए कि वो धूप में जब खड़ी रहती है तो शायद 65 डिग्री हो जाता हो टेम्परेचर अंदर, और सोचिए कि वो एक छोटी सी जान, वो बच्ची जो है वो किस तरह उसमें एग्जिस्ट करती होगी। लेकिन बहरहाल ये जुल्म
जारी है और उन जज साहब को भी 21 तोपों की सलामी दीजिए, मीन उनकी भी सताइश कीजिए जिन्होंने 11 दिन का सीधा ही रिमांड दिया है। सोचिए, जज मोहम्मद अब्बास के ऊपर भी ऐसा ही प्रेशर था, जज आसिफ के ऊपर भी ऐसा ही प्रेशर था, जज मुस्तफ़वी के ऊपर भी ऐसा ही प्रेशर था, और जस्टिस जो शहजाद मलिक हैं उनके ऊपर भी ऐसा ही प्रेशर था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि इस तरह के फैसले दें। आप सोचेंगे ऐसे फैसले चाहिए हमारी स्टेट को, हमारी रियासत को, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, इस तरह के फैसले चाहिए, और जो जज नहीं देता फिर उसका जो हाल किया जाता है वो आपके सामने है। अच्छा जी, अगली खबर, लापता बलोच अफराद केस। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सुना और उसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को दोबारा सोचना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। लोगों की इतनी इतनी लंबी आप अरसे तक उनको लापता रखते हैं, और अब तो आपने ज़्यादा लोगों को उठाना शुरू कर दिया, अब तो शॉर्ट टर्म में भी लापता रखना शुरू हो गए हैं। तो आपको जो हमने कहा था एक कमेटी बनाएं और लापता अफराद का मसला हल करें, तो उस पर आपने क्या किया? कोई जवाब नहीं था। उस पर आके हुकूमत ने ये कहा कि हमें ईद के बाद तक का वक्त दे दें, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि जिनको आपने अगवा किया हुआ है इन्होंने भी तो अपने प्यारों के साथ ईद करनी है, इसका आपने नहीं सोचा? कोई जवाब नहीं था उनके पास। बहरहाल उन्होंने इस पर सरजनिश भी की, सख्त ऑर्डर्स पास किए और कहा कि अगली पेशी के ऊपर मुझे रिपोर्ट चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग के नायब सदर ख्वाजा खुर्शीद भी लापता है, उनकी बाजियाबी का केस भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की, उसमें भी कोई खातर ख्वाह डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई उनके अगवा के बारे में किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, वो प्रोड्यूस नहीं हुए। ये भी एक बदकिस्मत वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है कि अभी तक नहीं पता कि ख्वाजा खुर्शीद जो हैं वो कहाँ चले गए हैं, उनको किसने गिरफ्तार किया। अब ये बलोच अफराद के लापता जो केस है इसको देखें, और इसके साथ जोड़कर जो कासिम सूरी साहब का ट्वीट है उसको देखें। कासिम सूरी साहब ने एक ट्वीट किया, ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि महंगाई हो गई, इस वजह से जो दफ़ा का बजट है उसमें जो दफ़ा का बजट है, डिफेंस का बजट है, उसमें इजाफा करना ज़रूरी था। इसके ऊपर कासिम सूरी साहब ने एक ट्वीट किया कि क्या इस अब लोगों को, ज़्यादा लोगों को नंगा करना है, ज़्यादा लोगों के घरों में कैमरे लगाने हैं, ज़्यादा लोगों को नंगा करके उनके साथ ईंटें बांधनी है, इसलिए बजट ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अब आप ज़रा इस ट्वीट को देखिए, क्या आपको लगता होगा कि कासिम सूरी ने यह बड़ी खुशी से ट्वीट किया है? क्या आपको लगता है कि ये ट्वीट मैंने वीलॉग में बड़ी खुशी से शामिल किया है? क्या आपको लगता है कि कासिम सूरी जैसा वफ़ादार और मुहिब वतन, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर कासिम सूरी को जानता हूँ, वो एक मुहिब वतन, वो ऐसा शख्स है कि जब बलूचिस्तान पूरे के अंदर आग लगी हुई थी और इंतहा पसंद जो थे वो बलूचिस्तान के अंदर आग और खून की खेल खेल रहे थे, तो कासिम सूरी जैसे नौजवान जो है वो पाकिस्तान का झंडा पकड़कर बाहर निकले हुए थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अगर आज वो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, ये मेरे लिए भी तकलीफ़ की बात है, ये उनके लिए भी तकलीफ़ की बात है। ये ट्वीट मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने खुशी से किया होगा, और नॉर्मल हालात में ऐसा ट्वीट किया भी नहीं जाना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, और ऐसा ट्वीट वीलॉग में शामिल भी नहीं करना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि हमारी फ़ौज है, डिफेंस का अगर बजट ज़्यादा चाहिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए कि हालात कहाँ तक पहुँच गए हैं कि जिस अदारे के पीछे हम सबको खड़े होना चाहिए उसके बजट के बारे में अब ऐसे लोग जो मुहिब वतन हैं, जिनकी हुब्बुल वतनी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, वो भी अब इसके ऊपर सवाल कर रहे हैं, और वो बातें जो पहले हया में, शर्म में नहीं की जाती थी, वो बातें अब खुलकर पब्लिक में लोग कर रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। मेरी बाजी मरियम नवाज़ कोई भी काम करें और उसमें ख़राबी ना करें, ये कैसे हो सकता है? आपको याद होगा कि हमने साहिवाल से आपको ख़बर दी थी कि साहिवाल में एक हॉस्पिटल के अंदर आग लगी और उसमें बच्चे जो है उनको बचा लिया गया। बाद में पता चला कि वो ख़बर गलत साबित हुई, क्योंकि बच्चे जो हैं उस टाइम तो उनको बचा लिया गया, लेकिन धुएँ का असर हुआ उन बच्चों के ऊपर और उनमें से कुछ बच्चों की अमवात हो गई। अब मरियम साहबा वहाँ गई, क्योंकि मरियम साहबा को तो टिकटॉक बनाना है, बजाय इसके कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन पहले होती, पता चलता कि क्यों वहाँ पर आग लगी और बुझाने के आलात क्यों नहीं थे। वो जाहिर है वो डॉक्टर की जिम्मेदारी तो नहीं है, डॉक्टर तो वहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहा है, उसने आग बुझाने के आले को तो बंदोबस्त नहीं करना है, तो पूरी दुनिया में डॉक्टर का काम नहीं है, ये तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मरियम साहबा ने क्या किया, क्योंकि पानी हमेशा नीचे को बहता है, कमज़ोर के ऊपर हमेशा सब कुछ किया जाता है,
मरियम साहबा ने वहाँ दौरा किया साहिवाल का, और नंबर बनाने के लिए वहाँ खड़े खड़े ये नहीं कहा कि इन्वेस्टिगेशन हो और जिसकी जिम्मेदारी हो उसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स करें, बल्कि ऑर्डर्स पुलिस को ये किए कि डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लें जो उस दिन ड्यूटी के ऊपर थे। और पुलिस वाले भी वैसे ही बेवकूफ़, उन्होंने एमएस को भी गिरफ्तार कर लिया, डॉक्टर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। हाल मैं ये नहीं कह रहा गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, जाहिर है बच्चों की अमवात हुई, बहुत सीरियस मामला है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी उसको पकड़ना चाहिए ना। डॉक्टर तो बेचारा ट्रीटमेंट कर रहा है, अब अगर वहां आग लगी है तो डॉक्टर ने तो नहीं बुझाना, या आग का बुझाने का आला वहां डॉक्टर ने तो नहीं लगाना था, ये तो मैनेजमेंट का काम है। फिर यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी, वहां पर तोड़ फोड़ हुई, लड़ाई धींगा मुश्ती हुई, एमएस और सर फटे, मुक्के चले, पता नहीं क्या कुछ हुआ। और मरियम साहबा ने एक पहले क्राइसिस था कि बच्चों की अमवात हुई, उस पर जाके मरियम साहबा ने एक और क्राइसिस खड़ा कर दिया सिर्फ अपनी टिकटॉक की शोबाजी और नंबर बनाने के लिए। तो ये एक डेवलपमेंट वहाँ से हुई है। अच्छा जी, इमरान खान साहब के ऊपर वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ, और उस हमले के वक्त जो वहाँ पर आरपीओ थे वो इस वक्त डीआईजी जो है वो लगे हुए हैं लीगल। जाहिर है हमारी हुकूमत आने से पहले लगे होंगे वहाँ पर, और जाहिर है इन्होंने वो एफआईआर और वो सब कुछ छुपाने में अपना किरदार अदा किया था। जासिम चट्टा साहब ने एक ट्वीट किया है और निशानदेही की है इस तरफ कि उनको डीआईजी लीगल लगाया हुआ है केपी में, तो ये उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की है। जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट इसको देखेगी और मेरिट पर इसका फैसला करेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी, आपको पता है कि वो बदला लेने की सियासत नहीं करती। लेकिन हाँ, क्योंकि इन आरपीओ साहब ने इमरान खान के ऊपर जब हमला हुआ था तो बहुत सारे इलीगल काम किए थे, इसलिए मेरे ख्याल में केपी के अंदर इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये अब वहाँ सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल ये उनका जायज़ ट्वीट है, इसके ऊपर फौरी तौर पर अमल होना चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किताबों पर टैक्स लगा है। ये नजम सेठी साहब की खबर है। अब हर चीज़ के ऊपर जनरल सेल्स टैक्स आ गया, यहाँ तक कि किताबें जो आज तक 70 साल की पाकिस्तान की वजूदगी में किसी ने किताबों के ऊपर सेल्स टैक्स या टैक्स नहीं लगाया था, क्योंकि वो तो पढ़ाई लिखाई के लिए है, तो इन्होंने 6% किताबों के ऊपर भी लगा दी। तो अब आप सोचिए कि गरीब आदमी जो पढ़ाई के लिए किताबें लेता था उसके वो भी जब जाएगा तो उसको भी 6% देना पड़ेगा, और ये भी कह रहे हैं कि अगले साल ये 6 नहीं 12% होगा। अब नजम सेठी साहब को शायद पता नहीं है कि किताबों पे टैक्स ना लगता तो और क्या टिकटॉक पे टैक्स लगता। अब टिकटॉक पे तो टैक्स लग नहीं सकता, क्योंकि हमारी बाजी टिकटॉक बनाती हैं। किताब उन्होंने ज़िंदगी में पढ़ी नहीं है, और आपको याद ही है कि उन्हें लिटरेचर में फ़िक्शन पसंद है और फ़िज़िक्स में उन्हें पता नहीं क्या पसंद है, मुझे नहीं याद नहीं कि वो क्या क्या कुछ कहती हैं। मुझे तो खुद नहीं याद कि वो किस की बात किस तरफ मिलाती हैं और कौन सी बात क्या कहती हैं। बहरहाल कहने की बात यह है कि किताब उन्होंने ज़िंदगी में कभी पढ़ी नहीं है, और टिकटॉक के ऊपर वो माहिर हैं। टिकटॉक पे उन्होंने इसीलिए कोई टैक्स नहीं लगाया, किताबों पे टैक्स लगा दिया। अब नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि किताबों पे टैक्स लगा, ये पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। नजम सेठी साहब, इससे भी बुरी बात आपको बता देते हैं। बाजी ने 3 करोड़ रुपए के अपनी गाड़ी के टायर डलवाए, बाजी ने 3 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर खरीद रही हैं, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के बिल की अदायगी नहीं हुई, जिसकी वजह से पंजाब के जो सरकारी स्कूल हैं उनके बच्चों को अभी तक किताबें नहीं मिली, उन स्टूडेंट्स को। तो आप यहाँ टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, इस ख़ानदान का यूनिवर्सिटियों से भी कोई लेना देना नहीं, इसीलिए यूनिवर्सिटियों का बजट जो है 65 अरब से कम करके 28 अरब कर दिया। इस ख़ानदान का किताबों से लेना देना नहीं, इसलिए उन पर टैक्स लगा दिया गया। ना इनका कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल से कोई लेना देना नहीं। टिकटॉक है वो चल रहा है और काम बन रहा है। मुझे दीजिए इसके साथ ही इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।